So well students, we are going to start the second chapter of fourth unit. The name of unit is electromagnetic induction and the name of chapter is alternating current. In this chapter, last topics we were studying alternating circuit containing resistance only. ये टॉपिक था ना? तो लास्ट हम करने वाले थे अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली। ये सारे डिवाइसेस हमने वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं कि जब भी इनको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है तो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ में क्या फेज डिफरेंस रहता है। ठीक है, जो वन बाय वन ये हमने स्टडी करना है। एसी सर्किट कंटेनिंग resistance only, AC circuit containing resistance only. So here we have taken a resistor of resistance R and it is provided with a source of alternating current. ये alternating EMF का source है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो उसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो यहां हम लाइन लिखते हैं द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइडेड टू रजिस्टर। रजिस्टर को जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड की गई E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब इस ईएमएफ से करंट जो फ्लो करेगा रेजिस्टर में, वो करंट उसकी सिनुसॉइडल फॉर्म को हमने फाइंड आउट करनी है। करंट की सिनुसॉइडल फॉर्म और ईएमएफ की सिनुसॉइडल फॉर्म। ईएमएफ की सिनुसॉइडल फॉर्म में साइन ओमेगा टी एंगल है। अगर करंट की सिनुसॉइडल फॉर्म में भी साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल है, साइन ओमेगा टी माइनस कुछ एंगल आ रहा है ना। अगर तो साइन ओमेगा टी ही आता है करंट में भी, तो इट मींस करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज हैं, कोई फेज डिफरेंस उनमें नहीं है। सो इन द रेजिस्टर आर, in the resistor R, the current flowing will be given by I equals to E by R. ये ओम्स लॉ से होता है। This is from ओम्स लॉ। So E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम रखें तो E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। अब इसमें जो ये E नॉट बाय R है इसको रिप्लेस I नॉट से कर दें, so it becomes I equals to I naught sin omega t, which is the sinusoidal form of current, where I naught equals to E naught by R। इसका एक्सप्रेशन ओम्स लॉ की फॉर्म में I naught का इस तरह से हो गया। I naught को रिप्लेस किया ना हमने, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अंडर ऑब्जर्वेशन जो रहेगी, ये दो इक्वेशंस रहेंगी। साइन ओमेगा टी ही सिनुसॉइडल फॉर्म यहां है और साइन ओमेगा टी ही यहां आ रहा है, यानी कि ओमेगा टी में ना तो कुछ प्लस हो रहा है एंगल, जितना ओमेगा टी एंगल ईएमएफ के लिए था उतना ही ओमेगा टी एंगल करंट के लिए भी है। यानी कि दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने से कंक्लूजन ये निकलता है कि एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब है जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा, ईएमएफ भी उसी टाइम पर मैक्सिमम पे होगी। जिस समय करंट जीरो पे होगा ऑल्टरनेट करता हुआ, ईएमएफ भी उसी टाइम पर जीरो वैल्यू पे होगी। नेगेटिव मैक्सिमम जिस समय करंट ऑब्टेन करेगा उसी टाइम पर ईएमएफ भी नेगेटिव मैक्सिमम को ऑब्टेन करेगा। तो यहां हम लिखते क्या है, बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1
and 2. We can conclude that there is no phase difference between current and EMF for purely resistive circuit. वो सर्किट जिसमें ओनली रेजिस्टर ही अप्लाइड हो एसी सर्किट में, उसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. जहां सिर्फ इंडक्टर अप्लाइड होगा वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जहां सिर्फ कैपेसिटर अटैच्ड होगा वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा. तो अभी बात हो रही है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की सिचुएशन क्या बनी? करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज है, कोई फेज डिफरेंस उनमें नहीं है. और एक नया टर्म जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वो है फेजर. ठीक है, इस टॉपिक को जस्ट पढ़ने के बाद हमने फेजर स्टडी करना है. फेजर, अब फेजर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक डायग्राम हम इन तीनों रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के केस में ये जो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ है, इन दोनों के एक डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है फेजर डायग्राम. तो पहले फेजर को अंडरस्टैंड करना है हमने. फेजर क्या होता है? फेजर इज द नेम गिवन टू ए वेक्टर. फेजर एक वेक्टर को नाम दिया गया है जो किसी क्वांटिटी के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है. अब जो पॉजिटिव उसका रोटेशन है उस क्वांटिटी का एक तरह से एंगल रोटेशन है, और हम जानते हैं एंगल यहाँ 0 से एक्स एक्सिस जैसे ये हुआ, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ को एंगल इंक्रीज होता है. 0 डिग्री अगर ओ एक्स के ऊपर दूसरी लाइन हो तो 0 डिग्री एंगल हुआ उन दोनों के बीच में, और वही लाइन जैसे ओ एक्स से इस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो उसका एंगल 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा. तो फेजर ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने वाले दो वेक्टर हैं, और यहाँ फेजर की फॉर्म में जो दो वेक्टर हैं वो ये करंट और ईएमएफ है. अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ. हालांकि ये दोनों ही क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और फेजर हम क्या नाम दे रहे हैं? वेक्टर है. तो वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस इस समय हम ले रहे हैं करंट और ईएमएफ के लिए, वो सिर्फ ये बताने के लिए, मान लो किसी टाइम पर ईएमएफ यहाँ पर है, ईएमएफ की पोजीशन यहाँ है, ओमेगा टी जो एंगल हम दिखा रहे हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ओमेगा टी एंगल पर ईएमएफ यहाँ है, तो करंट इससे किस डायरेक्शन में, इधर या इधर, कितना डिग्री आगे या कितना डिग्री पीछे है, लीडिंग और लैगिंग, जो रिप्रेजेंट की जाएगी वो फेजर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी. और उसमें डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ईएमएफ जहां पर है, करंट उससे आगे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसलिए फेजर की हेल्प हम यहाँ पर ले रहे हैं. ठीक है, तो फेजर रोटेट करता हुआ एक वेक्टर है. हम इस बात को थोड़ा सा और इजीली अंडरस्टैंड करें तो जैसे आपने 11th क्लास में रेफरेंस सर्कल और रेफरेंस पार्टिकल, एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हुए पार्टिकल के मोशन को जब आप कंसीडर करते थे तो नाम देते थे वो सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल जो चलता था वो रेफरेंस पार्टिकल है ना, और जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है वो रेफरेंस सर्कल. तो जो दोनों हमारे फेजर्स हैं वो दोनों अपने अपने रेफरेंस सर्कल्स पर चल रहे हैं. हम ज्यादा मैग्नीट्यूड जो शो करते हैं वो ईएमएफ का शो कर लेते हैं. चलो, ये जो लार्ज रेडियस वाला सर्कल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ईएमएफ. ये ईएमएफ नाम के फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज एट एंगल ओमेगा टी फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर है ना. और प्रेजेंट जो सिचुएशन बन रही है रेजिस्टर के केस में वो ये बन रही है कि उसके करंट का भी एंगल उतना ही है, ओमेगा टी ही एंगल है, ना वो वहां से आगे है ना पीछे है, ना लीडिंग है ना लैगिंग है, 0 फेज डिफरेंस है. हाँ, ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में अंतर हो. मैग्नीट्यूड का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे O से A तक है इसका, ये ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड है वो O से A वेक्टर तक है.
तो इसको बी पॉइंट ना देते हैं। ओ से बी तक जो एम्पलीट्यूड है ये करंट का है। ये वाला फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? करंट को। अगर करंट इससे थोड़ा आगे होता तो आगे इधर ले जाते हम। पॉजिटिव रोटेशन की डायरेक्शन ये बताई ना, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट अगर यहाँ से कुछ एंगल पीछे होता तो इधर कर देते, ईएमएफ से उसको हम लैग करता हुआ रिप्रेजेंट कर देते, है ना। तो फेजर एक तरह से रोटेटिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक ट्रीटमेंट है ना। फेजर इज अ वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग द टू ऑल्टरनेट रोटेटिंग वेक्टर्स। फेजर की हेल्प से हमने ये शो करना है कि कौन सा वेक्टर किससे लीड कर रहा है, किससे लैग कर रहा है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना आगे है, कितना पीछे है वो, है ना। तो प्रॉपर तरीके से अगर इसको हम बनाएं, अगर सपोज दैट हमने फेजर डायग्राम, वी हैव टू रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। तो अभी हमारे पास प्योरली, तो सबसे पहले तो हम इसको डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद ये कंक्लूजन करेंगे कि करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस है कितना। जब हमें ये पता चल गया कि फेज डिफरेंस 0 है, जैसा कि हमने कंक्लूजन करके लिखा है यहाँ पर, है ना, तो उसके बाद फिर फेजर डायग्राम बनेगा। फेजर डायग्राम में क्या करना है हमने, ध्यान देंगे जरा, देखिए ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस तरफ को। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बनाते हुए वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पर पहला फेजर। और इससे कुछ कम एम्पलीट्यूड का ओ बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, और ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। दोनों ही वेक्टर जो है एक ही लाइन के ऊपर है, क्योंकि इन फेज हैं दोनों ही, फेज डिफरेंस 0 है दोनों, है ना। तो इस तरह से ये फेजर हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पर सिनुसॉइडल फॉर्म लाएंगे, तो इस एक्सिस में, वाई वाले एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएशन करंट और ईएमएफ का, और इधर होगा टाइम, ये टाइम एक्सिस है, इसको बोलते हैं टाइम डायग्राम। इस टाइम डायग्राम में हमें एक मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए कि ईएमएफ कितना एम्पलीट्यूड ले सकता है या करंट कितने एम्पलीट्यूड का होगा, ठीक है। तो आप यहां से लेंगे जहां ये एरो लगा हुआ है, तो ईएमएफ का एरो यहां है, तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड यहां तक चला जाएगा, नीचे भी उतना ही रखेंगे, जितना एम्पलीट्यूड हमने ऊपर रखा है उतना ही नीचे की तरफ को होगा, सेम उसी वेक्टर का। तो ईएमएफ का वेरिएशन, तो ये सिनुसॉइडल वेरिएशन ये हो गया ईएमएफ। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब बारी है करंट की। करंट का एम्पलीट्यूड यहां से मिल रहा है हमें, इसी को थोड़ा स्केल से आगे बढ़ाना है। एक लाइन यहां हो गई, और इतने ही एम्पलीट्यूड को नीचे लेकर चलना है, इस दायरे के अंदर रखना है वेरिएशन किसका बेटा, करंट का। और बातें क्या ध्यान में रखनी है, जिस टाइम पर ईएमएफ मैक्सिमम आया उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम होगा। यहां से स्टार्ट करेगा, पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा उसका, थर्ड पॉइंट विल बी हियर। ऐसे कि जब ईएमएफ 0 आ गई उसी टाइम पर करंट भी 0, उस टाइम पर यहां से क्रॉस करेगा वो, फोर्थ पॉइंट यहां पर होगा। जब ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम हुई तो करंट भी उसी टाइम पर नेगेटिव मैक्सिमम आएगा। फिफ्थ पॉइंट ये हो जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट ये हो जाएगा, सेवंथ ये हो गया, एट्थ यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम पर, नाइन्थ ये, एंड ये। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते जाएंगे एंड वी विल फॉर्म द सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं पहले वाले से भी, है ना, ताकि थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो। या तो डॉटेड में कर दो दूसरे से थोड़ा अलग करने के लिए उसको, या थोड़ा उससे डार्क कर देते हैं, है ना। दिस इज फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ नीचे आया है, ये I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ है ये, ठीक है बेटा।
अभी आपको थोड़ा और आगे क्लियर होगा जब हम यही फेजर डायग्राम प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए बनाएंगे, क्योंकि उनके केस में 90 डिग्री का एक फेज डिफरेंस भी लाई कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो फिलहाल तो थोड़ा इजी है, क्योंकि दोनों एक ही साथ मैक्सिमम वैल्यू को, जीरो वैल्यू को, नेगेटिव मैक्सिमम को एक ही टाइम पर अचीव कर रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, शोइंग द जीरो फेज डिफरेंस। ठीक, तो ये है, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम हमें तीनों के केस में बनाने हैं, प्योरली इंडक्टिव केस में भी, प्योरली रेजिस्टिव केस, रेजिस्टिव का तो हो ही गया, कैपेसिटिव के केस में भी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है इसको आप। ठीक है, so AC circuit containing capacitors only, we are going to start the next topic. So we will have to apply alternating EMF, E equals to E naught sin omega t। यहाँ वही लाइन लिखेंगे, the EMF applied to capacitor। ठीक है, कैपेसिटर को जो EMF अप्लाई की, E is equal to E naught sin ओमेगा टी। और फाइंड आउट क्या करना है, एक्सप्रेशन करंट का, करंट का एक्सप्रेशन सिनुसॉइडल फॉर्म में फाइंड करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ठीक है, सो एज वी नो द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C is equal to U upon V। एक्सप्रेशन याद है आपको? So here we have to find करंट, जो कि हम चार्ज से उसका टाइम डेरिवेटिव करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। दैट इज, इसी चीज को मल्टीप्लाई करके लिखें तो Q is equal to CV and here Q is equal to C into E हो जाएगा। V की जगह यहाँ क्या है, EMF E है, और इसी चीज को और थोड़ा आगे C into E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। E की वैल्यू साथ साथ ही सब्स्टिट्यूट कर दे तो E नॉट साइन ओमेगा टी, ये Q की वैल्यू आई हमारे पास, और इसी Q का टाइम डेरिवेटिव, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑन टाइम डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो dq बाय dt जो कि करंट हो जाएगा, एंड ddt ऑफ c e नॉट साइन ओमेगा t। तो c e नॉट तो इसका बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, और ओमेगा t का साथ में फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का, तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो dq बाय dt क्या बन गया, I इक्वल्स टू c ओमेगा e नॉट cos ओमेगा t। ठीक है, ओमेगा को पहले ले आए हम, उसके साथ लिख दिया। तो e नॉट के अपॉन में करके लिखना हो अगर, क्योंकि करंट जो होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये फैक्टर अगर उस फॉर्म में लाना हो हमने, e नॉट के अपॉन में जो कोई क्वांटिटी होती है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है, और वो करंट से रिप्लेस की जा सकती है। ई नॉट बाय कोई क्वांटिटी जो अपॉन में होगी, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई, वो अगर ई नॉट के अपॉन में आए तो वो करंट बन जाएगा। इसका मतलब हमें सी ओमेगा को नीचे ले जाना होगा। अगर सी ओमेगा को नीचे ले जाके लिखना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट के अपॉन में 1 बाय सी ओमेगा। ऊपर जो न्यूमरेटर में सी ओमेगा है, अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो इस तरह से ले जा सकते हैं, 1 बाय सी ओमेगा करके, बाकी वही कॉस ओमेगा टी। तो ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है, इट विल एक्ट लाइक करंट, लेकिन उससे पहले ये जो 1 बाय सी ओमेगा है, इसको एक हम नाम देते हैं एक्स सी। एक्स सी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए वो फैक्टर जो करंट को अपोज करता है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है,
इट इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका सेम वही रोल है जो एक रजिस्टर में रेजिस्टेंस का होता है, वही कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही रोल प्ले कर रही है। अगर बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या है, ओम है, जो रेजिस्टेंस का है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन रेजिस्टर, वही एक कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फार्मूला है 1/c ओमेगा। तो यानी कि हम इस एक्सप्रेशन में I इक्वल्स टू E0/XC कर दें cos ओमेगा t, तो ये एक करंट की उसमें आ जाएगा I इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। अब कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा क्या रह गया कि जो करंट जो EMF अप्लाई की थी उसमें तो sin ओमेगा t एंगल आ रहा है, और करंट का जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया वहां cos ऑफ एंगल आ रहा है। तो cos को हमने sin की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहे हैं, sin की फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको पता है sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 90 प्लस ना लिख के हम ऐसा चाहते हैं जो थीटा प्लस माइनस कुछ एंगल हो। थीटा तो ये ओमेगा टी हो गया हमारे लिए, हमने पता ये लगाना है कि ओमेगा टी से कितना एंगल प्लस और कितना माइनस जा रहा है। तो 90 माइनस को तो हम थीटा माइनस 90 नहीं लिख सकते। साइन 90 माइनस थीटा को अगर थीटा माइनस 90 लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा बाहर, लेकिन माइनस साइन हमारे पास है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन 90 प्लस थीटा है इसको साइन थीटा प्लस 90 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वहां प्लस साइन है। सो वी विल रिप्लेस दैट थिंग हियर, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह हो जाएगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी की जगह हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख दो या π/2 लिख दो 90 डिग्री को। जहां से हमें एक हिंट ये मिलेगा बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, करंट के लिए जो सिनुसॉइडल फॉर्म आ रही है उसमें उतने ही एंगल से 90 डिग्री प्लस जा रहे हैं। दैट इज देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री π/2, सो दैट करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है, कौन आगे चल रहा है। अगर ओमेगा टी माइनस होता 90 डिग्री तो करंट पीछे होता, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा टी से प्लस जा रहा है 90 डिग्री आगे। जितना एंगल ईएमएफ का है एक्स एक्सिस से, करंट का एंगल उससे 90 डिग्री ज्यादा है, तो लीड हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री सो दैट करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ π/2 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इसी बात को हमने आगे फिर फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है। अब की बार जो फेजर डायग्राम होगा उसमें करंट 90 डिग्री से लीड करता हुआ शो करना है ईएमएफ से। कर लो इजीली, बुक में है ना, उतारना है उसको देख लो। सेम ही है वैसे, जस्ट लाइक ये लास्ट वाला स्टेप देख लेना थोड़ा सा, एक तो स्टेप एक्स्ट्रा करके बिठाऊं जरा यहाँ से, या उधर वाला बिठा दूं, फेजर डायग्राम बनाना है। नहीं नेक्स्ट नहीं, अभी इसका फेजर डायग्राम करेंगे। फेजर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो पहले तो इधर वाला पार्ट जो होगा उसका ओरिजिन एक्स एक्सिस वहीं पर, ईएमएफ बाय मेकिंग एन एंगल ओमेगा टी, है ना। ओके वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, और करंट इससे हमने 90 डिग्री लीड करता हुआ शो करना है ना। करंट क्या है, ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री आगे के लिए हम थोड़ा सा इधर भी पार्ट लेंगे। तो
यहाँ से इसके साथ 90 डिग्री, इसके ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। एक वेक्टर फेजर यहाँ लिया विच इज एट राइट एंगल, ओ बी नाम दे दिया उसको हमने। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ईएमएफ। अब इसके साथ ही फेजर डायग्राम का जो दूसरा पार्ट है ये वाला, जिसको हम स्पेशली नाम क्या देते हैं, टाइम डायग्राम। ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये टाइम डायग्राम, ये ओरिजिन हो गया। इधर वेरिएशन करंट का और ईएमएफ का। तो यहां से हमने ये वाला जो मैक्सिमम जहां तक जा रहा है, ये ईएमएफ वाला जहां तक जा रहा है मैक्सिमम, यहां से एम्पलीट्यूड लिया ईएमएफ का। और सबसे पहले ईएमएफ को हमने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। ये वाला ग्राफ किसका हो गया, E = E0 sin ओमेगा टी का हो गया। ईएमएफ बन गई, उसके बाद फिर करंट को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ के साथ रेफर करते हुए करेंगे, ईएमएफ से कैसे वो आगे या पीछे है। सबसे पहले उसका एम्पलीट्यूड लिया, ये एम्पलीट्यूड ले लिया हमने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ को उतना ही सेम रखते हुए। अब देखिए करंट 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे मतलब है जब ईएमएफ 0 पर है तो करंट यहाँ मैक्सिमम पे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो करंट का होगा यहाँ होगा, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा। जब ईएमएफ पॉजिटिव मैक्सिमम को पहुंचेगी करंट 0 पे होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ ईएमएफ 0 पे आई तो करंट उस टाइम पर अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा, यहाँ नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। जब ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम पे आएगी तो करंट कहाँ पहुंचेगा, 0 पे। चौथा पॉइंट यहाँ होगा, ईएमएफ पहुंची 0 पे तो करंट अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे, नंबर 5 पॉइंट यहाँ इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ईएमएफ पहुंची पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट कहाँ पहुंचेगा, वो 0 पे पहुंचेगा, 6 पॉइंट यहाँ। ईएमएफ पहुंची 0, करंट आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम पे, पॉइंट नंबर 7। ईएमएफ आएगी नेगेटिव मैक्सिमम पे, करंट आएगा 0 पे, पॉइंट नंबर 8। ईएमएफ आई 0 पे, करंट आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम। 8-9 पॉइंट कम से कम आपके ऐसे मार्क हो जाने चाहिए जिनको अब आप ज्वाइन करोगे। These points on joining will form the alternate variation of, अब बेशक इन पॉइंट्स को हटा दो, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ डॉटेड वाला गया आपका, ये है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 90 डिग्री। So this is the variation of current और EMF with respect to time and is called phasor diagram। तो ये दो टॉपिक हमारे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दो कंप्लीट हुए। रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा कि करंट और EMF इन फेज हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या वैल्यू पूछी जाए फिर भी तो कितनी है, 0। What is the value of phase difference between current and EMF for purely resistive circuit? 0 degree. And for purely capacitive circuit, there is a phase difference of 90 degree. pi/2 का phase difference है, so that अब अगर 90 डिग्री का phase difference है तो दो सिचुएशन हो सकती है कि क्या EMF 90 डिग्री आगे चल रही है या करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने, करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है EMF से, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं that EMF is lagging behind the current by pi/2. So these were the two topics. The third topic we will do in the next lecture. Okay, bye.